सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाज़त दे दी है। अदालत ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने कहा है कि अपीलों पर फैसले तक 102 गिरफ्तार अफराद के ट्रायल का हतमी फैसला नहीं किया जाएगा। ये फैसला 5-1 की अक्सरियत से मुअत्तल किया गया है। बात करेंगे, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हाफिज एहसान अहमद। हाफिज एहसान अहमद साहब, किस तरह से आप इस फैसले को देख रहे हैं? पहले अब ये फैसला मुअत्तल कर दिया है, कलअदम करार देने का फैसला जो था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज जो केस सुन रहा था वो सुन रहा था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है, जो हमारी पार्लियामेंट ने मार्च 2023 के अंदर पास किया और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले सस्पेंड किया। और जब से ये मौजूदा चीफ जस्टिस आए हैं, पहले हेयरिंग इन्होंने की और 17 मेंबर्स जो हमारा फुल कोर्ट था उसने बैठ के एक फैसला किया और उस लॉ को वैलिडेट किया। उसके अंदर ये था कि अगर आर्टिकल 184(3) के नीचे कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आता है तो उसके खिलाफ एक इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो की जा सकती है। और ये पहली अपील है जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 6 मेंबर्स बेंच ने सुनी है अगेंस्ट द 5 मेंबर्स बेंच ने। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि 23 अक्टूबर 2023 को एक शॉर्ट ऑर्डर आया जिसके अंदर पाकिस्तान के जो मिलिट्री लॉज थे उनके अंदर जो सेक्शन 2D1, 2 और सेक्शन 59(4) था उसको अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसका मतलब ये था कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी मिलिट्री लॉज की वायलेशंस हैं या मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक होंगे या पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी के मामलात इश्यूज होंगे उनके मुतल्लिका जो लॉ था उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, बावजूद इस चीज के कि 67 से लेकर 2020 तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इन सारे लॉज को वैलिडेट भी करती रही है अपने मुख्तलिफ जजमेंट्स के अंदर। और जब हमारा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आया तो यही जो लॉज थे उनको पाकिस्तान का जो आर्टिकल 268 है उसके नीचे प्रोटेक्ट किया गया और उसके बाद जो आर्टिकल 8 सब आर्टिकल 3 है उसके नीचे इसको एक्सेप्शंस प्रोवाइड की गई कि आप इन लॉज को फंडामेंटल राइट्स की बुनियाद के ऊपर अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। और दुनिया के हर मुल्क के अंदर सर्टेन लॉ से रिलेटेड जो है वो एक्सेप्शंस जो है वो मौजूद होती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 9 मई के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब उन लॉज को अल्ट्रा वायरीज किया तो फिर फेडरल गवर्नमेंट और उसके बाद जितनी भी प्रोविंसेस गवर्नमेंट की और कुछ जो शहदा फोरम से वाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अब जनरली हमारे मुल्क के अंदर ये है, हमारी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की प्रैक्टिस ये है कि जब आपके पास फर्स्ट अपील आए और आप उसको फैसले को सुन रहे हो और आपके पास ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आइडेंटिकल जजमेंट्स हो जिसके अंदर उस लॉ या उस प्रोपोजिशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फैसला कर लिया हो तो फिर उस वक्त कोर्ट अगर उस जजमेंट को देखती है इंटरम एप्लीकेशंस के ऊपर तो उसको सस्पेंड कर देती हैं। आज उसी तरह हुआ क्योंकि ये जो 23 अक्टूबर का ऑर्डर आया था ये सिर्फ 2 लाइन का एक ऑर्डर था जिसके अंदर ये कहा गया कि 21D और 21D2 जो है और सेक्शन 59 को हम अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, उसके नीचे कोई रीजंस नहीं थी और आज तक जो है वो डिटेल रीजनिंग वाली जजमेंट नहीं आई। तो जब इतना बड़ा स्टेप जो था 21D और जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट थे और जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन थी उनको आपने अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आज इस लार्जर बेंच के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि एज ए प्रैक्टिस जिस तरह हमारी कोर्ट्स के अंदर करती हैं या जिस तरह वो शॉर्ट ऑर्डर भी अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करे तो उसके अंदर कोई ना कोई रीजन जो है वो दी जाती है। तो अगर रीजंस भी नहीं है, फर्स्ट अपील भी है, तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, मैं समझता हूं कि एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इसका फैसला किया है और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा ये कि जो आपके मुल्क के अंदर एक लीगल वैक्यूम आया हुआ था अगेंस्ट द टेररिस्ट और उनकी टेररिस्ट एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए वो एक शील्ड जो है वो जो पीछे नहीं थी, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट के बाद जो है वो जो 262(6)D है मिलिट्री एक्ट का और उसको आज रिस्टोर हो गया, वो अपनी पुरानी पोजीशंस पे आ गया है। अब बाकी इस तरह है कि जब डिटेल रीजनिंग आएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की और दोबारा इस केस को लगेगा तो सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो दोबारा कंसीडर किए जाएंगे और उन कंसीडर करके एक फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो किस तरह मिलिट्री लॉज को, मिलिट्री कोर्ट्स को और उसके नीचे जो टेररिस्ट या नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज आएंगे उनको किस तरह एड्रेस करेगा। ये अब सारी चीजें जो है
वो डिटेल जजमेंट जब सुप्रीम कोर्ट की आएगी और उसके ऊपर एक अपील जो है वो दोबारा प्रॉपर तरीके से यही लार्जर बेंच जब सुनेगा तो फिर ये सारी चीजें सामने आएंगी। हाफिज एहसान साहब, एक और कानूनी चीज़, जस्टिस तारिक ने आज ये भी कहा कि फौजदारी केसेस में भी कोई फैसला दूसरी जानिब को नोटिस किए बगैर मुअत्तल नहीं होता, और अब ये फैसला मुअत्तल नहीं हुआ और नोटिस के बगैर नहीं हो सकता, इसकी भी तशरीह कीजिएगा। नहीं, देखें कि नोटिस तो आज हुए हैं ना जी इस केस के अंदर जी, ये तो है कि नोटिस तो आज हुए हैं और वो उन सारों को सुना भी गया है जो दूसरी साइड से उन सारों के लोग वहां पे मौजूद थे, उन्हें सुना गया, हर एक चीज को एड्रेस करने की कोशिश की गई और सिंपल सा वहां पे सवाल ये आया जिसके ऊपर आज आया है कि जी आप ये बताएं कि 9 मई के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है क्या जो इसका 67 का लॉ मिलिट्री एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट आई है उसको इस तरह अल्ट्रा वायरिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया जा सकता है एक, और अगर उसे कर दिया गया है तो जो वैक्यूम आया है, और स्पेशली बेंच ने इस तरफ इशारा किया जो हमारे 23 लोग शहीद हुए हैं कल, कि उन लोग जो इस वक्त स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं उनके लिए फिर क्या एक ऐसी सिचुएशन आई है। तो एक आर्गुमेंट ये भी आया, दूसरा आर्गुमेंट ये भी आया था वहां पे कि जी जितनी देर तक डिटेल रीजनिंग नहीं आती उतनी देर तक जो है आप इस चीज को जो है वो एज स्टेलमेट के अंदर रहने दें। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जो बेंच ने सारी चीजें कंसीडर करके एक फैसला किया है वो पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक किया है और वो पाकिस्तान की उस सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए किया है कि जो इस वक्त वैक्यूम जो था वो चल रहा था। अच्छा हाफिज एहसान साहब, इस दौरान वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने यह भी कहा है कि हर सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं हो रहा, सिर्फ उन सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालत में होगा जो कौमी सलामती के लिए खतरा है। देखें, बुनियादी तौर पे बात यह है कि आपका जो मिलिट्री लॉज है वो सिर्फ डील ही उन लोगों को करता है कि जो आपके नेशनल सिक्योरिटी के वायलेटर्स हैं या आपका जो मिलिट्री लॉ का नोटिफाइड एरिया है उसके अंदर जाके वो एस्टेब्लिशमेंट पे अटैक करते हैं। क्योंकि इन सारी सिचुएशंस के अंदर आपका मेंजरिया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, असल ये है कि अगर आपने उस लॉ को वायलेट करके उस जगह के ऊपर आप गए हैं और वहां पे जाके आपने एक अटैक किया तो इसका मतलब ये है कि आपने उस लॉ को वायलेट किया है जो आपका लॉ ऑफ द लैंड है। और लॉ ऑफ द लैंड इस वक्त था जो आज सस्पेंड होकर दोबारा उस सेशन के अंदर आ गया है कि अगर कोई शख्स पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ खड़ा हो, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ लड़ रहा हो, पाकिस्तान से अंदर हो बाहर हो, एस्पेनेज कर रहा हो, इस मुल्क के अंदर स्पाई एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो, या पाकिस्तान के जो मिलिट्री के लोग रिटायर्ड हैं उनके साथ मिलकर काम करे, या जो मिलिट्री के अंदर सर्विंग लोग हैं उनके साथ काम करे, या मिलिट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट लोग हैं उनके साथ काम करे और जाके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक करे। अब वो सारी चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तान के अंदर क्या दुनिया के हर मुल्क के अंदर करती हैं और दुनिया के 36 ममालिक के अंदर जो है वो प्रॉपर मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो बनी हुई है और इन इश्यूज को जो है वो एड्रेस करती हैं। यही वो सारी चीजें थी जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है 1967 से लेके आज तक एंडोर्स करती आई थी। दो चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट थी। वो इंपॉर्टेंट ये था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाला इशू था कि जी क्या उन लोगों को अगर वो ट्राई किया जाए तो वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है या नहीं है, और दूसरा इसका ये था कि जो कस्टडी जो है जब कमांडिंग ऑफिसर देता है कि जी इसका ट्रायल रेगुलर कोर्ट के अंदर होना चाहिए या इसका ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर होना चाहिए, ये वो दो ऐसे पॉइंट्स है जिसको किसी और तरीके से कंसिडर किया जा सकता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन सारी चीजों को पस पुष्ट डालते हुए आर्टिकल 8(3) को भी उन्होंने साइड पे किया, 67 के अंदर जो 2 अमेंडमेंट आई थी उनको भी साइड पे किया, और उनसे जो बड़े बेंच इस चीज का फैसला करते रहे थे। और जनरली होता ये है कि किसी भी मुल्क के अंदर अगर कुछ सुप्रीम कोर्ट एक दफा चीज को वैलिडेट कर देती है तो जितनी देर तक वो पहली जजमेंट को रिविजिट न किया जाए उतनी देर तक, या उससे लार्जर बेंच ना बनाए चीफ जस्टिस, उतनी देर तक इक्वल मेंबर्स बेंच जो है वो उस जजमेंट को बिल्कुल छेड़ भी नहीं सकते। और अगर वो ऐसी सिचुएशन आई भी थी 23 अक्टूबर को, तो जब ऑलरेडी 5 मेंबर्स बेंच जजमेंट मौजूद थी और लॉ को स्ट्राइक डाउन वाला मामला था, तो अप्रोप्रिएट उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए बेहतर यह था कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दोबारा भिजवाते और उन्हें ये कहते कि हम जिस तरफ करना चाह रहे हैं उसके ऊपर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की इक्विवेलेंट मेंबर्स की जजमेंट मौजूद है, लिहाजा इसको एक लार्जर बेंच के ऊपर बना लिया जाए और वंस फॉर ऑल इस इशू को डिसाइड किया जाए। तो जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त नहीं किया तो यही वो सारी कंटेंशन थी जो अपील्स के अंदर जो है मुख्तलिफ लोगों ने रखी, और उसी चीज को एड्रेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आज लार्जर बेंच एपलेट बेंच ने किया है कि आप बगैर किसी सॉलिड रीजंस के
आप किसी भी लॉ को जो है वो अल्ट्रा वायरिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। और ये जो आज उन्होंने किया है वो पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो 2023 बना है उसकी पहली अपील थी, और उसकी अपील को उन्होंने एज अ राइट अपील ट्रीट किया है। और जब आप राइट ऑफ अपील ट्रीट करते हैं तो सस्पेंशन ऑफ जजमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली उसका फॉल आउट होती है। हाफिज इसाद साहब, अब इस फैसले के बाद क्या तमाम केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में जा सकेंगे या मखसूस केसेस यानी कि जहां पे कौमी सलामती का मामला हो वो ही केसेस जाएंगे मिलिट्री कोर्ट्स में? देखें, बात तो आगे भी यही थी कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर या मिलिट्री लॉज की जो है एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो होती है जो नेशनल सिक्योरिटी से इश्यूज हैं। ये जो 9 मई का एक इंसिडेंट आया था, ये एक एक्सेप्शनल सिचुएशन आई थी कि जिसके अंदर एक मॉब ने सिर्फ एक जगह नहीं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर या जगहों के अंदर जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी उसको अटैक किया। अब उसके अंदर जो बात की गई कि वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल लोग थे, पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक था और उनकी वो इंटेंशन नहीं थी जो टेररिस्ट की इंटेंशन होती है कि आप इंटेंशनली आके किसी जगह को अटैक करें। बट टू दी एक्सटेंट ये है कि जब लॉ की स्पिरिट ये है या लॉ की लेजिस्लेशन ये है या लॉ की कमांड ये है कि कोई भी शख्स जो है वो पाकिस्तान की इंस्टॉलेशंस, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर जाके अटैक करता है तो उसका कॉग्निजेंस जो है वो लिया जा सकता है 2D1 की वजह से और 2D12 की वजह से। तो वो अगली जो चीज थी, लॉ की एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक थी, अगली जो चीज थी जिस पर बात हो सकती थी कि इनको फर्दर ट्रीट किस तरह किया जाना चाहिए और इनका मैकेनिज्म क्या है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर पहली जजमेंट के अंदर उस मैकेनिज्म पे बात करती या फेडरल गवर्नमेंट को कोई ऐसी एडवाइस करती कि आप इन इश्यूज को इस तरह एड्रेस करें तो मेरा ख्याल ये है कि वो बात इस तरह नहीं आनी थी। लेकिन चूंकि उन्होंने बहुत आगे निकल गए उस चीज के 9 मई से और उन्होंने वो लॉ जो था जो 67 से चलता आ रहा था और ये पाकिस्तान की 23 अक्टूबर वाली एक यूनिक जजमेंट इसके अंदर है कि एक